लेट्स क्रैक बिहार एग्जाम। वेलकम टू अनअकैडमी बीपीएससी। मैं सुजीत, मैं आपको करा रहा हूँ पॉलिटी। और पॉलिटी में सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था हाउ टू स्टडी पॉलिटी, पॉलिटी को हम लोग कैसे पढ़े। उसके बाद दूसरा लेक्चर हम लोग स्टार्ट किए थे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम, और पार्लियामेंट्री सिस्टम को बहुत ही डिटेल फॉर्म में हम लोगों ने पढ़ा था। उसमें पहले पढ़ा था हम लोगों ने राज्यसभा, फिर पढ़ा था हम लोगों ने लोकसभा, उसके बाद राष्ट्रपति, मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल, सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरे डिटेल फॉर्म में समाप्त कर दिया था। तो समाप्त वहाँ नहीं हुआ था, समाप्त अब होगा जब हम लोग पूरे टॉपिक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को, एमसीक्यू प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ के सॉल्व कर लेंगे, तब वो अच्छी तरीके से समाप्त होगा। सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, क्वेश्चन भी बनाना पड़ेगा। तो जिन लोगों ने पहले चैप्टर से वीडियो को बहुत डिटेल में देखा है वो लोगों से रिक्वेस्ट है इस पूरे वीडियो, पूरे लेक्चर सीरीज को बहुत ही अच्छे तरीके से देखें, ताकि आपका एक कंसेप्ट बिल्ड हो सके। और यहाँ जो मैंने प्रश्न दिया है आपको, वो प्रश्न मात्र 25 प्रश्न होंगे। डेली में 25 प्रश्न कराऊंगा, और वो प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, सारा रिलेवेंट प्रश्न है, और बिना मतलब का कोई भी प्रश्न नहीं डाला गया है यहाँ पे कि आप कुछ भी प्रश्न कराया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना एग्जाम में आया प्रश्न है वही कराएंगे हम। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। और जो लोग भी सब्सक्रिप्शन लेंगे हमारे रेफर कोड का प्रयोग करिए सुजीत, और 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो जो भी प्लस कोर्स पे, हमारा प्लस पे भी सब्सक्रिप्शन लेके आप क्लास कर सकते हैं, और जितने भी सारे एक्सपर्ट टीचर हैं सारे से आप क्लास कर सकते हैं प्लस पे। तो आप अनअकैडमी की लर्निंग आपको डाउनलोड करें और बीपीएससी कैडर में जाके हमारे रेफर कोड का प्रयोग करके, सुजीत है हमारा रेफर कोड, और रेफर कोड का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं, रेफर कोड का प्रयोग करके आप हमारे कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए आज जो बहुत बेहतरीन तरीके से मैं क्लास कराने वाला हूं आपको, और आज का जो क्लास होगा वो होगा, एक मिनट रुक जाओ आप। आज जो आपका क्लास होने वाला है वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे मैं कराऊंगा प्रश्न। और चलिए आज स्टार्ट करेंगे हम लोग पढ़ना। सबसे पहला प्रश्न है, बहुत दमदार प्रश्न है, और आप लोग जवाब दीजिए। पहला प्रश्न को पढ़ रहे हैं। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? एक व्यक्ति जो कि लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है, उसके लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होगा? जल्दी से बताइए। जिन लोगों को भी पता है कमेंट में आप लिख के जल्दी से प्रश्न का जवाब आप दीजिए कि एक लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए। तो मेरे प्यारे भाई, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो है 25 वर्ष। कितना है? 25 वर्ष। तो आंसर क्या होगा आपका? सी होगा। आंसर क्या होगा आपका? सी होगा। आप समझ गए होंगे। ये आंसर होगा, सी नंबर आंसर होगा आपका। बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। तो एक लोकसभा के लिए जो न्यूनतम आयु है, जब आप लोकसभा की योग्यता को पढ़ेंगे तो वहां आपको मिलेगा कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वो 25 वर्ष है। और नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, जल्दी से आप लोग जवाब लगाइए। लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब कौन सा, ये सारे जो कथन लिखा हुआ है आपका ABCD फॉर्म में, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, निर्वाचक वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। निर्वाचन जो है वो वयस्क मताधिकार, निर्वाचन कर लीजिएगा। निर्वाचनों का संचालन निर्वाचन आयोग करता है। दूसरा होगा, निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देश और नियंत्रण में तैयार किया जाता है। कौन सा सही नहीं है, इस बातों का जवाब देना है आपको। तो आप लोग जल्दी से जवाब दीजिए, कौन सा प्रश्न का उत्तर होगा, जल्दी से बताइए। डी नंबर में है, निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उसके कार्यों के निर्वहन के लिए आश्वासन कर्मचारी वृंद उपलब्ध कराते हैं।
तो देखिए निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र निकाय है, उस पर किसी का नियंत्रण नहीं होता है और इसका आंसर होगा सी नंबर, क्योंकि निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति निर्देश और नियंत्रण में तैयार किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र कौन भर सकता है। तो जैसे आपको अगर लोकसभा का इलेक्शन लड़ना हो तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो लोकसभा के निर्वाचन के लिए अपना पत्र नामांकन दे सकते हैं, अपना नामांकन करा सकते हैं, उसकी क्या योग्यता होना चाहिए। चारों ऑप्शन को बहुत ही डिटेल फॉर्म में हम लोग पढ़ेंगे। और सबसे पहले देखते हैं, भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जाता है। क्या ये सही है? ये सही है। भारत में रहने वाला पाकिस्तान का भी व्यक्ति रह सकता है कुछ दिन के लिए भारत में, ऐसा नहीं लिखा है भारत का नागरिक होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो भारत में रह रहा है, क्या वो लोकसभा के लिए एलिजिबल है? वो लोकसभा का नामांकन करा सकता है? तो ये भी क्या होगा? गलत होगा, ये एकदम से गलत होने वाला है। जल्दी से बताइए, जिसको भी आ रहा है कमेंट में आंसर को एकदम स्पीड फॉर्म में बताइए आप। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ रहा हो वहां के किसी भी निवासी द्वारा दाखिल किया जा सकता है। ऐसा है क्या कि लोकसभा का चुनाव हमेशा वही व्यक्ति लड़ेगा, जिस वही क्षेत्र में लड़ेगा जहां पे उनका नामांकन हो? ऐसा भी, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आगे देखते हैं, भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नामांकन किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है। ये राइट है, ये राइट है। किसी भी क्षेत्र में हम लोकसभा का इलेक्शन लड़ सकते हैं। हमारा मध्य प्रदेश के किसी राज्य में नामांकन हो वोटर लिस्ट में, लेकिन मैं बिहार में भी इलेक्शन लड़ सकता हूं। तो ये आंसर सही है। और भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। भारत के किसी भी नागरिक द्वारा दाखिल किया जा सकता है? नहीं, किसी भी नागरिक के द्वारा दाखिल नहीं किया जा सकता है। जो किसी सरकारी लाभ के पद पर हो वो भी दाखिल नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर आंसर होगा। तो आप लोग टिक कर लेंगे आंसर सी। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लोकसभा का चुनाव कोई प्रत्याशी अपनी जमानत राशि खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके। क्या प्राप्त ना हो सके? पैसा प्राप्त ना हो सके। जरा यहां पे आप समझिएगा इन बातों को कि जमानत राशि, ये देखिएगा, अपनी जमानत राशि खो देना कब खोता है और ये जमानत राशि क्या होता है, इस बातों पर ध्यान दीजिएगा। जमानत राशि खो देना और ये जमानत राशि क्या होता है। कोई भी व्यक्ति, जैसे भारत में राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़े, आप उपराष्ट्रपति का इलेक्शन लड़े, या लोकसभा का इलेक्शन लड़ रहे हैं, या विधानसभा का इलेक्शन, किसी का भी इलेक्शन लड़ रहे हो, आपको एक जमानत राशि जमा करना पड़ता है निर्वाचन आयोग के समक्ष। तो जब आप जमानत राशि जमा करते हैं तो अलग अलग का अलग अलग निर्धारित होता है। अलग अलग पद के लिए जमानत राशि अलग अलग होता है। जैसे मान के चलिए आप एमपी का इलेक्शन लड़ रहे हैं लोकसभा का, और उस क्षेत्र में 4 व्यक्ति, 1 2 3 4 व्यक्ति इलेक्शन लड़ने वाला है। सभी लोगों को बोला गया 10-10 हज़ार रुपया आप जमा करो। ये भी, इसने भी जमा किया, इसने भी 10,000 जमा किया, और इनने भी जमा किया 10,000, और इसने भी 4 नंबर वाले ने भी 10,000 जमा किया। अब देखो इसमें एक ही आदमी जीतने वाला है, ये तो आप कंफर्म जान रहे हो। मान लो 1 नंबर वाला जीत जाता है और पूरे लोकसभा क्षेत्र में मान के चलो 100 व्यक्ति वोटिंग करने वाला है, ये जीत जाता है मान के चलो, या 600 आदमी मान के चलो है, अगर लोकसभा में 600 आदमी, थोड़ा आसान होगा, 600 को हम लोग एग्जाम्पल मानते हैं। 600 वोटर है, 4 मेंबर खड़ा है, चारों ने जमानत राशि 10-10 हज़ार रुपया जमा किया है। तो अभी क्या होने वाला है यहाँ पे, जरा आप देखना। जब 600 का 1/6 कितना होता है जी? 1/6 करेंगे तो क्या आएगा मेरा? 100 आएगा। अगर मान लो ये 200 वोट लाकर जीत गया, बहुमत की है, स्पष्ट बहुमत का यहाँ तो प्रावधान है नहीं, 200, लेकिन इसको भी 150 वोट मिला है, इसको भी मान लो 110 वोट मिला है। आप देख रहे 350 हो गया, 460 हो गया, और 40 वोट इसको मिला है। 110 वोटिंग ये 3 नंबर वाले ने लाया, 150 2 नंबर वाले ने लाया, 40 वोट 4 नंबर वाले। तो देखो जी, ये जो 140 वोट 150 लाया, इसका भी ये 10,000 वापस मिल जाएगा। हार गया तब पर भी वापस मिल जाएगा, इसको भी वापस मिल जाएगा पैसा, लेकिन इसको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं? बदमाशी किया था कि इसका कोई पहचान वहचान नहीं था, बिना मतलब का नॉमिनेशन करा लिया, चुनाव आयोग को भी परेशान किया, भारत सरकार का पैसा भी बर्बाद कराया।
तो बोला गया कुल वैध मतों का 1/6 वोटिंग आना चाहिए, वैध मतों का 1/6। तो क्या यहाँ पे 1/6 कहीं भी ऑप्शन में आपको दिख रहा है क्या? वैध मतों का 1/6 ये भी नहीं है, 1/3 होगा, 1/4 है, 1/5 है। तो आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा। उपयुक्त में कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न था और आगे हम लोग और भी प्रश्न के ऊपर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 5 में हम लोग देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 5 को बहुत ही अच्छे तरीके से अभी हम लोग समझेंगे। देखिए, बोला गया है लोकसभा में राज्यवार मतलब अलग अलग राज्य करके सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह बात तो हम लोग जानते हैं। यह निर्धारित किस वर्ष तक यथावत रहेगा? आज भारत में जो लोकसभा का सीट हो या राज्यसभा का सीट हो या राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद और विधानसभा का सीट हो, यह पूरा पूरा डिपेंड करता है 1971 के जनगणना के ऊपर। ये बात बताए थे मैंने क्लास में भी, एक बार और भी बता रहा हूं। देखो क्या हुआ था कि 1951 में भारत में परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। भारत में आज़ादी के बाद सबसे पहले 1951 में ही जनगणना हुआ था, क्योंकि आपको पता है प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होता है। 1951 में हुआ, 1961 में हुआ, 1971 में हुआ भारत में जनगणना, 1981 में भारत में जनगणना हुआ, 1991 में भारत में जनगणना हुआ। अब देखो कब हुआ, फिर 2001 में जनगणना हुआ भारत में। अभी आप देखना 2011 में जनगणना हुआ भारत में, 2021 में होने वाला है, मतलब 2020 में ही होगा। 2001 में रिपोर्ट प्रस्तुत करना होता है भारत सरकार को। अभी कोरोना है, आबादी घट भी सकता है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है कोरोना के वजह से। नॉर्मली आप समझो इस बात को। तो आज़ादी के बाद प्रत्येक 10 वर्ष में निर्वाचन आयोग के पास एक बहुत बड़ी समस्या रहती थी कि किसी भी क्षेत्र का, लोकसभा क्षेत्र का परिसीमन करना। परिसीमन करने का तात्पर्य है कि आज जो वर्तमान समय में लोकसभा का सीट डिपेंड करता है वो आबादी के ऊपर, ना कि क्षेत्रफल के ऊपर। एक मानक आबादी मान लिया जाता है, उस आबादी के आधार पर सारे क्षेत्र का डिसीजन करना। ये फलना लोकसभा क्षेत्र होगा, ये अलग लोकसभा क्षेत्र होगा, इस तरह से करके डिसाइड किया जाता है वो आबादी के ऊपर। तो होता था क्या, इस क्षेत्र में इस बार आबादी बढ़ गया, तो प्रत्येक 10 साल में एक समस्या रहता था। इसीलिए 1971 के जनगणना को आधार बनाया और 42वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, CAA आप लिख लेंगे शॉर्ट फॉर्म में, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 42वां संविधान संशोधन 1976 में एक संशोधन किया गया और बोला गया कि जो सीट है, ये अधिकतम सीटों की संख्या 552, ये सीट रहेगा निर्धारित कब तक? 2001 तक। कब तक के लिए कर दिया गया? 2001 की जनगणना तक। 1971 की जनगणना को आधार बनाया था, 1971 के जनगणना को आधार बनाया था और ये 2001 तक कर दिया गया। कब तक कर दिया गया? 2001 तक। लेकिन बाद में क्या हुआ कि 2001 में एक संविधान संशोधन किया गया, 84 अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो यहाँ पे 42 है, इसका 2 गुना होता है 84, तो 84वां संविधान संशोधन किया गया और बोला गया सीट को 2026 तक निर्धारित किया जाएगा। कब तक? तो वर्तमान समय में जो लोकसभा का सीट है वो तो 1971 के जनगणना पर आधारित है, लेकिन वो कब तक के लिए रहेगा? 2026 तक के लिए रहेगा। और देखना आप 2026 में फिर इस पर संशोधन किया जाएगा। अगर इस देश की आबादी बढ़ा, भारत के लोगों के द्वारा अधिक मेहनत किया गया तो आबादी बढ़ेगा, और घटेगा तो फिर सीट भी घटाया जा सकता है। तो कुछ भी संभव है, वो 2026 की समस्या है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? 2026, दैट मीन्स बी नंबर आंसर होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही डिटेल फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 5। अभी हम लोग आगे बात करते हैं 6 नंबर। 84वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा में कुल सदस्यों की सीटों की संख्या जो है 1971 की जनगणना के आधार पर की गई है। किसके आधार पर? 1971 की जनगणना का। यह तब तक बदली नहीं जाएगी जब तक एक वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं हुई। यह वर्ष क्या होगा?
आप बताओ, जल्दी से बताओ। अभी मैंने जस्ट इसके बारे में बहुत डिटेल फॉर्म में बताया है और आप इसका आंसर बताइए, जल्दी से बताइए। अभी मैंने जस्ट ही चर्चा किया था, ये रहेगा 2026 तक। कब तक के लिए? 2026 के। 84वां संविधान संशोधन करके ये 1 सीटें कब तक कर दिया गया था? 2026 तक। मैंने पिछले प्रश्न में इस पर चर्चा किया था। आगे चलते हम लोग। भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है, तो कितना अधिकतम हो सकता है ये बताओ आप। अधिकतम 552 हो सकता है। 530, 20 + 2। अभी देखो ये वाला कंसेप्ट अभी समाप्त किया गया है 126वां संविधान संशोधन करके, जो आर्टिकल 331 के अंतर्गत एंग्लो इंडियन के मनोनीत का समस्या था। लेकिन अभी हम लोग बोलेंगे अधिक से अधिक 552 हो सकता है, ठीक है। तो अधिकतम सीटों की संख्या क्या है? 552। आंसर होगा सी। 7 का आंसर सी होगा। जल्दी से आप लोग कमेंट में बताते रहिए जैसे ही प्रश्न आता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन संख्या नंबर 8। संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा में सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी? और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग बताइए कब 525 से 545 किया गया, 525 से 545 किया गया, ये बात आप बताइए कौन से संविधान संशोधन के द्वारा। देखो इसका आंसर होगा ए नंबर। कैसे होगा ये पहले मैं बहुत ही डिटेल फॉर्म में इसके बारे में चर्चा करने वाला हूं। कैसे होगा? इकतीसवां संविधान संशोधन 1973 में किया गया था। पहले राज्य के लिए 500 सीट निर्धारित किए गए थे और केंद्र शासित प्रदेश के लिए 25। ये दोनों मिलाकर 525 सीट होता था पूरे भारत में लोकसभा। लेकिन 31वां संविधान संशोधन 1973 में क्या किया गया? राज्य से प्रतिनिधियों की संख्या में 20 वृद्धि कर दिया गया, मतलब जोड़ा गया। 500 में 20 को जोड़ा गया, तो कितना हो गया? 520। ठीक है, सॉरी 25 जोड़ा गया, यहाँ पे 20 नहीं 25 करेंगे। 25 सीटों को जोड़ा गया, तो यहाँ पे टोटल क्या हो गया? यहाँ पे देख लो, 500 सीटें पहले था, राज्य से प्रत्येक राज्य से आते थे और केंद्र शासित प्रदेश से 25 आते थे। तो 31वां संविधान संशोधन 1973 में क्या कर दिया गया कि 25 सीटें बढ़ा दिया गया राज्य का प्रतिनिधित्व का। अब प्लस इधर से 25 आता था, इसको जोड़ा गया, लेकिन इसको क्या किया? माइनस कर दिया गया और 20 कर दिया गया। तो ये जो डाटा आया, यहाँ 525 का डाटा आया और यहाँ का डाटा आएगा 20, तो ये हो गया 545। तो ये 545 जो किया गया है, ये 31वां संविधान संशोधन 1973 में कब किया गया? 31वां संविधान संशोधन 1973 क्या किया गया? पहले 500 राज्य से आता था, उसको बढ़ाकर 525 कर दिया गया और केंद्र शासित प्रदेश से 25 सीट आवंटित किया गया था, जिसको बढ़ाकर क्या कर दिया गया? सॉरी घटाकर, क्या यहाँ माइनस हुआ है, घटाकर 20 कर दिया गया और ये बढ़ाकर। तो इसको जब हम लोग जोड़े तो 525 हुआ और इसको जब घटाए तो हम लोग 20 आया। इस दोनों को जोड़ने के बाद 545 आ रहा है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिए आगे देखते हैं, लोकसभा की वर्तमान सदस्यों की संख्या क्या है? लोकसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या क्या है? तो आप बताएं, ये लोकसभा में वर्तमान समय में 543 सीट है। कैसे है? तो देखो आप, 530 सीटें जो है वो हमारे भारत के 28 राज्य से हैं और 13 सीटें जो है अभी वो केंद्र शासित प्रदेश से हैं। 7 है दिल्ली से, बाकी 6 केंद्र शासित प्रदेश से, अभी और भी एक लद्दाख हो गया है। तो इस तरह से 13 सीटें हैं, प्लस एंग्लो इंडियन का जो प्रावधान था तो उसको समाप्त कर दिया गया 126वां संविधान संशोधन, और ये समाप्त किया गया है 2020 के 26 जनवरी 2020। तो ये आंसर होगा। अभी वर्तमान समय में लोकसभा में जो सीटों की संख्या है वो है 543। कितना है?
543, तो आंसर क्या होगा? बी नंबर आंसर होगा। बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे यहाँ तक। क्वेश्चन संख्या 10 पे हम लोग बात करते हैं आगे। आम चुनाव 2009 में 543 लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव हुआ। इसमें कितने लोकसभा क्षेत्र निर्वाचित क्षेत्र राज्यों के हैं? एकदम बहुत सा आसान। देखिए प्रश्न जो है, प्रश्न के शब्द पे ध्यान देने के बाद ही पता चलेगा आपको। तो पूछा है कि 2009 में 543 लोकसभा सीट पर चुनाव हुआ था और इसमें कितने राज्य के से आए थे। तो मैंने अभी जस्ट चर्चा किया था, ये 530 राज्य से थे और 13 केंद्र शासित प्रदेश से। तो 543 सीट पर चुनाव हुआ था, तो आंसर क्या होगा? 530 होगा। और 10 का आंसर क्या होगा? सी। 10 का आंसर क्या होगा? सी। ये आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। अभी हम लोग आगे बात करते हैं, 11 नंबर प्रश्न पे चलते हैं और 11 नंबर का जवाब आप लोग जल्दी से दीजिए। सभी लोग 11 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? तो केंद्र शासित प्रदेश का मैंने आपको बताया कि 31वां संविधान संशोधन 1973 में किया गया था। 1973 में, इससे पहले 25 था, लेकिन 1973 के बाद ये प्रतिनिधियों की जो संख्या है ये 20 हो गया है। पहले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 25 सदस्य थे आवंटित, लेकिन 31वां संविधान संशोधन 1973 में सीटों की संख्या कितना? 20। तो आंसर क्या होगा आपका? 20। 11 का आंसर होगा बी नंबर। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग इसको टिक कर लेंगे। समझ में आ गया ना? चलिए आगे हम लोग प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन डैश के जनगणना के आधार पर हुआ है। तो यहाँ पे आप सीधा सा भर देंगे 1971 के जनगणना के आधार पर। ये बहुत बार प्रश्न आ चुका, 1971 के जनगणना के आधार पर। जितना भी प्रश्न आपको करा रहे हैं सारे रिलेवेंट प्रश्न हैं और सारे एग्जाम में, बीपीएससी के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न को मैं करा रहा हूँ। चाहे बीपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो, सारे के एग्जाम को लेकर बहुत रिलेवेंट है और यह सेंट्रल का पार्ट है। तो किसी भी एग्जाम में, स्टेट पीसीएस हो में पूछा जा सकता है। तो आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको करेंगे। चलिए आगे हम लोग चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 13 में देखते हैं, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटों का आवंटन किया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोकसभा में जो सीटों का आवंटन है वो किस आधार पर किया गया है प्रत्येक राज्य में। क्या जनसंख्या के आधार पर, या क्षेत्रफल के आधार पर, गरीबी के आधार पर, या भाषा के आधार पर? तो आपका आंसर होगा ए नंबर, जनसंख्या के आधार पर लोकसभा सीटों का आवंटन किया जाता है। तभी तो भारत में सबसे अधिक जो लोकसभा का सीटों की संख्या है वो यूपी में है। वो भी इसलिए क्योंकि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य यूपी है और राज्यसभा का भी सर्वाधिक सीट यूपी में है, विधानसभा का भी सर्वाधिक सीट यूपी में है और विधान परिषद का भी सर्वाधिक सीट यूपी में है। तो आंसर क्या होगा आपका? ए नंबर होगा। आप इसको करेक्ट कर लीजिए। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 14 में देखते हैं, निम्नांकित राज्यों में अनुसूचित जनजाति के लिए, देखिए अनुसूचित जनजाति बोला है, एक होता है अनुसूचित जाति, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड कास्ट, SC ST। तो अनुसूचित जनजाति एक अनुसूचित जाति, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में पूछा है, ST के बारे में पूछा गया है। निम्नांकित राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। कौन कौन से राज्य में ST का जो सीट है वो आरक्षित नहीं है? बताइए। ये प्रश्न थोड़ा सा आपको समस्या में, दुविधा में डाल सकता है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि भारत में 15% जो सीटें हैं वो 15% सीटें वो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए है और जो 7.5% सीटें हैं भारत के लोकसभा की सीटों का वो है ST के लिए। तो वो राज्य कौन कौन सा है जो ST के लिए आरक्षित है राज्य में सीट? तो पहले देखते हैं हम लोग, क्या केरल होगा, तमिलनाडु होगा, पता नहीं चल रहा है। थोड़ा सा हम बताना चाह रहे हैं आपको। यहाँ पे आप देखिए
किन किन राज्य में नहीं है। जैसे आप बात कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, आप देख पा रहे हैं होंगे अरुणाचल प्रदेश, जो भारत के इस वाले पार्ट में अरुणाचल प्रदेश, ये है अरुणाचल प्रदेश, आपको दिख रहा है ना अरुणाचल प्रदेश। दूसरा है बिहार, अपना बिहार यहाँ पे है नेपाल के नीचे और यूपी के बगल में अपना बिहार, आप देख पा रहे होंगे, ये है बिहार अपना, ये बिहार एक राज्य यहाँ पे हो गया, दूसरा राज्य यहाँ पे हो गया। तीसरा देखिए आप गोवा, ये छोटा सा राज्य यहाँ पे है गोवा, ये तीसरा नंबर में आ गया, 3 नंबर में। चौथा आपको दिख रहा होगा हरियाणा, ये आप यहाँ पे हरियाणा ले लो, ये वाला राज्य, ये 4 नंबर में आ गया। 5 नंबर में आ गया हिमाचल प्रदेश, ये 5 नंबर में आ गया, आप देख रहे हैं ना हिमाचल प्रदेश। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर 6 नंबर में आ गया आपका। कर्नाटक आपका आ गया 7 नंबर में। केरल की बात करें, कर्नाटक हो गया आपका, केरल 8 नंबर में। मेघालय, देखो बाद में मेघालय में लाया गया है, अभी मैं बताऊंगा। मेघालय हो गया, नागालैंड आप देख सकते हैं यहाँ पे है नागालैंड, ये पार्ट है नागालैंड। पंजाब सिक्किम, ये हो गया पंजाब, ये पार्ट हो गया सिक्किम का। उसके बाद क्या है, तमिलनाडु उत्तराखंड, तमिलनाडु हो गया, उत्तराखंड हो गया, तमिलनाडु उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश अपना यूपी, मतलब ये हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड और यूपी, ये तीनों राज्य, ये सब राज्य हैं जहां पे एसटी के लिए आरक्षित नहीं है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए आरक्षित सीटें नहीं है। लेकिन बाद में आप बता रहा है यहाँ पे 2008 का बात अगर देखें हम लोग, 2008 में क्या किया गया, ये सीट कर्नाटक और मेघालय में अनुसूचित जनजाति को जोड़ा गया। मतलब ये जो मेघालय है और यहाँ है कर्नाटक, तो मेघालय और मेघालय और कर्नाटक को, ये दोनों को जोड़ा गया कब, 2008 में, अनुसूचित जनजाति। तो आपको याद रखना पड़ेगा मेरे भाई कि कौन कौन से राज्य से अनुसूचित जनजाति नहीं आते हैं। तो ये नॉर्मली आपको मैं मैप पे दिखा दिया कि ये सब राज्य से अनुसूचित जनजाति के लोग नहीं आते हैं। लेकिन बाद में 2008 में ये मेघालय से आप देख रहे गारो, खासी, जयंतिया की जनजाति पाया जाता है, और कर्नाटक से। तो ये दोनों राज्य को अनुसूचित जनजाति में, आपको शब्द पे ध्यान देना है, अनुसूचित जाति पूछ रहा है या जनजाति पूछ रहा है। जाति में अलग अलग राज्य होगा, जनजाति में अलग राज्य होगा, दोनों में अलग राज्य होगा। तो चलते हम लोग आगे 15 नंबर पहले देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे 14 में आंसर क्या होगा आपका, तो केरल और तमिलनाडु बताया, यहाँ तो नहीं होगा। कर्नाटक और केरल भी नहीं होगा, तमिलनाडु कर्नाटक नहीं होगा, और उपयुक्त में सभी, यही आंसर होगा। ये बाद में कर्नाटक को जोड़ा गया, ठीक है। किस राज्य की लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का के लिए आरक्षण नहीं है, ये बात को आप जल्दी से बताइए। न अनुसूचित जाति के लिए न अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है, जल्दी से आप बताइए। 15 नंबर प्रश्न का जवाब है, जल्दी से दीजिए। तो कोई भी राज्य नहीं, नहीं अरुणाचल प्रदेश में है, नहीं जम्मू कश्मीर में, नहीं मेघालय में है, उपयुक्त में सभी। अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी दोनों के लिए आरक्षण होना चाहिए। तो दोनों के लिए नहीं है इस सवेरे राय, अलग अलग के लिए है, लेकिन दोनों के लिए होना चाहिए, दोनों के लिए ऐसा प्रावधान नहीं है। 16 में देखते हैं, लोकसभा में अनुसूचित जाति मतलब शेड्यूल्ड कास्ट के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है। तो मैंने बताया था आपको कि 552 का आप कर दो 15%, दैट मीन्स एग्जैक्टली नहीं तो 84 आता है, 84 सीटें जो है। और एसटी के लिए जो है, एसटी के लिए शेड्यूल्ड कास्ट के लिए वो 37 सीटें हैं, इसकी आधा, क्योंकि वो 7.5% होता है, 7.5%। समझ में आ रहा है ना। तो ये 16 नंबर का आंसर होगा 84। अनुसूचित जाति के लिए एससी के लिए 84 सीटें भारत के लोकसभा में आरक्षित है, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 में क्या दिया हुआ है, यदि किसी राज्य के लिए लोकसभा के स्थानों की आवंटित संख्या 42 हो तो उस राज्य के लिए अनुसूचित जाति
हेतु आरक्षित स्थानों की संख्या कितना होगा। देखो मैंने बताया, पूछा है यहाँ पे किसी राज्य के लिए लोकसभा में स्थानों की संख्या, लोकसभा में 42 सीट हो, 42 हो, तो उस राज्य के लिए अनुसूचित जाति माना एससी के लिए कितना होगा। तो एससी कितना परसेंट होता है, 15% ना। तो 42 का अब हमको 15% करना है, तो 42 का अगर 10% करेंगे तो 4.2, 4.2 10% हो गया, ठीक है। प्लस इसका 5% करना है तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 2.1। आप समझ रहे हैं ना, 42 का अगर 15% निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, 42 का 10% क्या होता है, 1 पॉइंट दे देंगे तो, और इसका 5% निकालना होगा तो क्या करेंगे, 2.1, इस दोनों को जोड़ देंगे 3, 6.3 आएगा। कहने का मतलब क्या है, आधा आदमी को तो लिया नहीं जाएगा, तो कम से कम 7 सीटें आरक्षित होगा। तो ये आंसर होगा इसका, सी नंबर आंसर होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बात करते हैं। और 18 में देखेंगे, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीट है। देखो यहां क्या है, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीट है, तो वो होगा एमपी में। भारत में आप देखेंगे जो मध्य प्रदेश एकदम बीच वाला राज्य है, उसमें एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स का सीट, क्योंकि सबसे अधिक वनों वाला राज्य मध्य प्रदेश और वन वाले क्षेत्र में शेड्यूल्ड ट्राइब्स अनुसूचित जनजाति बहुत रहते हैं, तो आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो आंसर आपका क्या होगा, सी नंबर आंसर होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। 18 का आंसर क्या होगा, सी नंबर। अभी हम लोग बात करते हैं 19 का। तो 19 में बात करेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जातियों मतलब एससी के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो देखेंगे आप इसमें कौन सा अनुच्छेद है, तो 330 में किया गया ऐसा। आर्टिकल 330 में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण की बात है। 331 में क्या है, एंग्लो इंडियन की बात है। राज्य के अगर विधानमंडल की बात करें तो वो 332 में आरक्षण है, और 333 में एक एंग्लो इंडियन है। तो ये राज्य के विधानमंडल से संबंधित है ये दोनों आर्टिकल, और ये लोकसभा से संबंधित है। लोकसभा में आर्टिकल 330 के अंतर्गत आरक्षण दिया जाता है, एंग्लो इंडियन नॉमिनेशन। और 30-31 हो गया, 32 में क्या हो गया, फिर से आरक्षण हो जाता है, और 33 में क्या हो जाता है, एंग्लो इंडियन। एक एंग्लो इंडियन यहाँ, 2 एंग्लो इंडियन यहाँ। तो आंसर आपका क्या होगा, ए नंबर आंसर होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। आंसर क्या होगा आपका, ए नंबर, अनुच्छेद 330। ये आपको समझ में आ रहा है ना। बहुत ही बेहतरीन तरीके से कीजिए आप, आपका कंसेप्ट बहुत ही अच्छा डेवलप होने वाला है। चलिए आगे और भी बात करते हैं हम लोग। 20 प्रश्न, 20 क्वेश्चन संख्या 20 है। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की भक्ति किसके पास है, शक्ति होगा यहाँ पे, सॉरी ये थोड़ा यहाँ पे कर लेना शक्ति, और टाइपिंग में थोड़ा एरर आ गया। तो एंग्लो इंडियन को आर्टिकल 331 अभी ये समाप्त हो गया है, लेकिन ये करते थे कौन, राष्ट्रपति करते। तो आंसर क्या होगा आपका, बी नंबर आंसर होगा। क्या होगा आंसर, बी नंबर आंसर होगा, राष्ट्रपति के द्वारा। ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, भारत के राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए। तो वो जो आर्टिकल 331 के अंतर्गत चुनते थे ना 2 एंग्लो इंडियन को, वो किस लिए चुनते थे, तो भारत में एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व करने के लिए। तो आंसर क्या होगा, आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए राष्ट्रपति आर्टिकल 331 के अंतर्गत 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को चुना करता था। लेकिन वर्तमान समय में यह दलील दिया गया भारतीय संसद के द्वारा कि वर्तमान समय में एंग्लो इंडियन की आबादी बहुत कम हो चुका है हिंदुस्तान में, तो हम क्यों ये 2 लोकसभा सीटों को बर्बाद करें, इसलिए नॉमिनेशन का प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। ये समझ में आया। आगे देखते हैं, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों के प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया। अब जल्दी से बताइए, मैंने इस प्रश्न का जवाब आपको पिछले
भी क्वेश्चन में दिया था। और आप अभी बताइए, मैंने बताया अनुच्छेद 333 में ऐसा प्रावधान किया गया, एक को नॉमिनेटेड किया जाएगा आंग्ल भारतीय समुदाय के, राज्य के विधानमंडल में पूछा गया। यहाँ पे देखना, राज्य विधानसभाओं में पूछा गया, राज्य का, ये संसद में नहीं। संसद में पूछता तो आर्टिकल 331 होता, लेकिन राज्य का पूछा गया तो 333 में होगा एक। और किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा, ये याद रखना, राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। ये समझ में आ गया ना, राज्यपाल के द्वारा ऐसा करा जाएगा। कोई समस्या? 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन, निम्न संविधान संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? अभी आप देखो, निम्न संविधान जो नीचे लिखा हुआ है, ये सारा संविधान संशोधन में से कौन से राज्यों के निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है। कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से कौन सा संशोधन? क्या 6ठा और 22वां होगा? क्या 12वां और 38वां होगा? 7वां या 31वां या 11वां या 42वां? तो आंसर होगा सी। अब कैसे होगा जरा देखो, 7वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 1956 में, आपको याद होगा। क्यों किया गया था? उस समय जो भारत में ग्रुप था राज्य का ABCD, ये सबको समाप्त कर दिया गया था। वो भाग 7 को 7वां संविधान संशोधन 1956 में समाप्त किया गया था। वो चारों ग्रुप, और उसमें भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था, 14 राज्य का गठन किया गया था। उसमें भारत में लोकसभा का सीटों की संख्या 500 निर्धारित किया गया था। कितना निर्धारित किया गया था? 500। तो 1956 के समय भारत में लोकसभा में सीटों की संख्या। फिर मैंने चर्चा किया था कि 31वां संविधान संशोधन 31 अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में किया गया। कब किया गया? 1973 में। और ये 500 से 525 कर दिया गया। तो ये भी संबंधित है 7वां संविधान संशोधन सीटों को बढ़ाने से, और ये भी संबंधित है। तो ये दोनों आंसर क्या होगा इसका? सी नंबर। 23 का आंसर होगा सी नंबर। आप टिक कर लेंगे। समझ में आया आपको? आगे चलते हैं। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। लोकसभा भंग हो सकता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और 5 वर्ष पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। लेकिन किसके द्वारा भंग किया जाएगा? लोकसभा के कार्यकाल से पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। किसके द्वारा? जल्दी से बताइए। ए में है राष्ट्रपति के स्वविवेक से, प्रधानमंत्री द्वारा स्वविवेक से, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा स्वविवेक से, या प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। तो आंसर होगा डी नंबर, प्रधानमंत्री की सिफारिश से, राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के सिफारिश से, राष्ट्रपति के द्वारा। तो 24 का आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा, प्रधानमंत्री के सिफारिश से। जरूर लोकसभा भंग होगा, लेकिन प्रधानमंत्री के कहने के बाद, राष्ट्रपति के स्वविवेक से नहीं किया जाएगा। ये समझ में आया? और अंतिम प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न है, लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं एक वर्ष में? लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? और ये होगा एक वर्ष में। तो एक वर्ष में ऐसे, एक्चुअली एक वर्ष में 1 बार, वर्ष में 2 बार, वर्ष में 3 बार, वर्ष में 4 बार। कम से कम कितने बार होना चाहिए? तो कम से कम एक वर्ष में 2 बार, 6 महीना में 1 बार होना जरूरी है। 1 टाइम, 6 महीना में 1 बार लोकसभा का बैठक होना अनिवार्य है। तो एक वर्ष में कितने बार? सॉरी, वर्ष में 2 बार। ये होगा आंसर, ये नहीं, बी नंबर आंसर होगा आपका। वर्ष में 2 बार होना चाहिए, वर्ष में 2 बार होना चाहिए, 6 महीना में 1 बार कम से कम लोकसभा। और वर्ष में 20 बार भी हो सकता है, 40 बार हो, लेकिन कम से कम की बात किया गया है। इन शब्दों पे ध्यान दें। कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? तो कम से कम 2 सत्र बुलाए जा सकते हैं। तो समझ में आ गया ना? तो आज यहीं तक मिल रहेगा, और हमारे चैनल को जरूर शेयर कर दे। जितने भी लोग देख रहे हैं शेयर कर दे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, और एक बार स्टेटस भी लगा दे आप, और सब्सक्राइब भी कर दे, लाइक भी कर दे। और जिन लोगों को भी अच्छा लगा, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन सीरीज में। और आप पढ़ते भी जाइए, चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से कीजिए और क्वेश्चन भी बनाए। मैं इसमें अभी पार्ट 1 लाया हूँ, फिर 25 अभी समाप्त नहीं हुआ है। पार्लियामेंट में मैं लगभग 200-300 प्रश्न आपको कराऊंगा, तो बहुत ही डिटेल फॉर्म में मैं कराऊंगा आपको। आप इसको अच्छे तरीके से करते जाइए, और 25-25 प्रश्न का मैं सीरीज लेकर आऊँगा आपके पास।
बहुत ही दमदार प्रश्न होगा। आज आरक्षण वाला सब जो कंसेप्ट है वो समझ में आया होगा आपको। कल दूसरे पे कंसेप्ट रहेगा, परसों तीसरे पे कंसेप्ट रहेगा। तो हो सकता है 2-3 प्रश्न में आपका पूरा पार्लियामेंट्री सिस्टम का कंसेप्ट डेवलप्ड हो जाएगा। फिर आप एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाते हैं। सामान्यतः होता क्या है, आप पढ़ लेते हैं चैप्टर को, क्वेश्चन बनाने की प्रैक्टिस आप नहीं करते हैं। तो यूं ही आधा घंटा आप बैठ के वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं, एक बार 2 बार रिमाइंडर आप पीछे जाकर भी देख सकते हैं, तो बहुत ही अच्छे तरीके से रिवाइज होगा। और जिन लोगों को प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना है, हमारे रेफर कोड का प्रयोग करें। और अगर और भी कोई समस्या आ रहा होगा तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 8789459310 पे कांटेक्ट कर सकते हो आप मुझसे। ये नंबर है हमारा व्हाट्सएप नंबर, किसी भी तरह का अगर कोई समस्या होगा। और सारे क्वेश्चन सीरीज में आपका लिखा हुआ है यहाँ पे, ये व्हाट्सएप नंबर, आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो मिलेंगे हम लोग फिर से नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। लेट्स क्रैक बिहार एग्जाम।